नमस्कार साथियों, अगर आप भी जीत की तैयारी कर रहे हैं तो आइए मिलकर उस मंजिल के लिए लड़ते हैं। इतिहास के अध्याय में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 इतिहास के अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में। क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं 100 में से 100 की, तो हम इस पाठ का एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक पंक्ति पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले कुछ शब्दों से। एक शब्द है निरंकुशवाद। निरंकुशवाद का अर्थ क्या होता है? निरंकुशवाद यानी कि कोई ऐसी शक्ति, ऐसी सरकार जिसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं हो, उसे निरंकुश कहते हैं। जिसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं हो, जो सारे काम अपनी मर्जी से करती है, ऐसी सरकारों को निरंकुशवाद, निरंकुश सरकारें कहते हैं। इसकी परिभाषा जो आपकी स्क्रीन पर दी गई है, परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि निरंकुशवाद एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, यानी कि जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। तो ये शब्द आपके समझ में आया होगा, निरंकुशवाद। अब चर्चा करते हैं दूसरे शब्द की। दूसरा शब्द है कल्पनादर्श। कल्पनादर्श यानी कि आप किसी ऐसी चीज की कल्पना कर लो जो उतनी अच्छी होना कभी संभव ही नहीं है। यानी कि आप ऐसी कल्पना कर लो कि दुनिया में कभी भी कोई व्यक्ति भूखा न रहे, तो ये संभव नहीं है। दुनिया के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई व्यक्ति भूखा रह सकता है। यानी कि एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना बढ़िया हो कि जिसका लगभग जो पूरा होना वो संभव ना हो, उसे कहेंगे कल्पनादर्श। यानी कि किसी ऐसी बात की कल्पना कर लेना जो वास्तव में होना संभव नहीं हो, उसे कहते हैं कल्पनादर्श। जिसकी परिभाषा स्क्रीन पर दी है कि ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। अब आगे एक और शब्द की चर्चा करते हैं, वो शब्द है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है, यानी सीधे सीधे लोग जाकर वहां मतदान करते हैं, जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार के लिए पूछा जाता है। यानी कि कोई नीति नियम बनाया जा रहा हो तो वहाँ लोगों से सीधी राय लेने के लिए वोट डलवाते हैं। जैसे अगर सोच लीजिए किसी गांव में पानी की टंकी बनवानी है और वो ऐसी जगह पर बनवानी है जहाँ पर गांव वाले नहीं चाहते, यार कुछ लोग चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते, तो फिर पूरे गांव वाले को वहाँ बुलाकर उनसे वोटिंग करवाई जाए सीधे सीधे रूप से कि कौन कौन चाहता है कि इसी जगह पर टंकी बने और कौन चाहता है कि यहाँ टंकी न बने। तो जब लोग प्रत्यक्ष रूप से मतदान करके, वोट करके अपने क्षेत्र के किसी फैसले को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं, तो उसे कहते हैं जनमत संग्रह। इसकी परिभाषा स्क्रीन पर दी गई है, आप यहाँ से अपने नोटबुक में इसे लिख सकते हैं। अब अगली बात है राष्ट्र क्या है। तो राष्ट्र के बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। जैसे एक परिभाषा आती है राष्ट्र के बारे में कि जहाँ की एक जैसी भाषा हो, एक जैसे दिखने में लोग रहते हो और जिनका धर्म एक जैसा हो, वो राष्ट्र है। लेकिन एक व्यक्ति हुए हैं आगे जिनके बारे में पढ़ेंगे अपन, रेनन, उन्होंने इस परिभाषा को रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि जो राष्ट्र हैं या राष्ट्रवाद जो है वो इस प्रकार की अवधारणा नहीं है। उन्होंने राष्ट्रवाद की अपनी ही अलग परिभाषा दी है जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दी गई है। उनके अनुसार राष्ट्र की परिभाषा सभी की राष्ट्र की जो परिभाषा दी है और लोगों ने, उनसे वो बिल्कुल अलग है। रेनन कहता है कि राष्ट्र व्यक्ति की तरह प्रयासों, बलिदानों और समर्पण के एक लंबे अतीत की परिणति है। यानी कि व्यक्ति की तरह ही राष्ट्र का भी एक प्रयास रहा, इसमें कई बलिदान हुए, कई लोगों ने समर्पण किए, तब जाकर एक राष्ट्र बनता है। इस प्रकार की उनकी परिभाषा थी। तो ये राष्ट्र शब्द के बारे में कुछ जानकारी थी। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रवाद पर फ्रेडरिक सर्यू का जो क्या विचार था। फ्रेडरिक सर्यू चित्र बनाने में बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। इसने चित्र भी बनाया था 1848 में। फ्रांसीसी कलाकार था, ये फ्रांस का रहने वाला था। तो परीक्षा में इसके बारे में बहुत कुछ पूछा जा चुका है। आपको याद रखना है कि एक तो 1848 में इसने 4 चित्र बनाए थे। तो संख्या याद रखनी है कितने चित्र थे, तो 4 थे। किसने बनाए थे? फ्रेडरिक सर्यू ने। इसमें इसने अपने सपने का एक संसार बनाया था। ये सोचता था कि ऐसी ऐसी दुनिया रहनी चाहिए। उस दुनिया में इसने जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिला जुला एक संसार बताया, यानी कि जहाँ पर जनतांत्रिक सरकार हो, जनता अपने राजा को चुनती हो और समाज में शांति रहे, सद्भावना रहे, इस प्रकार के समाज की इसने अपने दिमाग में कल्पना की थी और उसका इसने एक फोटो बनाया था। फोटो बहुत ही अलग प्रकार का था।
इस जो श्रृंखला में जो 4 चित्र थे उसमें जो पहला चित्र था उसमें यूरोप और अमेरिका के लोगों को बताया गया था, दर्शाया गया था। आगे इसमें जो जितने लोग दिखाई देते हैं फोटो में, अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो अच्छे से, वैसे फोटो छोटा दिख रहा है, पर आपने अगर किताब में फोटो देखा हो तो उसमें सभी उम्र और सभी वर्गों के स्त्री पुरुष शामिल थे, यानी कि इसमें स्त्रियां भी थी, पुरुष भी थे और समाज के अमीर गरीब सभी उम्र के लोग इसमें थे। आगे एक लंबी कतार जो लगी हुई है, उस लंबी कतार में स्वतंत्रता की जो देवी है, प्रतिमा है, ये सब उसका वंदन कर रहे हैं। स्वतंत्रता नाम की कोई देवी है, वैसे आज़ादी जो होती है उसको इन्होंने देवी के रूप में दिखाया, तो स्वतंत्रता एक देवी है और उसकी वंदना, उसकी पूजा प्रार्थना सब लोग कर रहे हैं एक लाइन में लगकर। और प्रतिमा जो है, जो देवी है, वो अपने हाथ में ज्ञान की मशाल लेकर खड़ी हुई है, यानी कि वो उस मशाल के माध्यम से सभी को ज्ञान दे रही है। वो ज्ञान सभी को उस मशाल के माध्यम से मिल रहा है। और वो देवी अपने दूसरे हाथ में एक किताब लेकर खड़ी है जिसमें लिखा है अधिकार, यानी कि एक तरह से यूं समझ लो कि उन लोगों की किस्मत उस किताब में लिखी हुई है कि उनके साथ क्या होने वाला है या उनको क्या क्या चीजें चाहिए, यानी कि अधिकार के रूप में एक पुस्तक उन्होंने हाथ में ले रखी है और हाथ में ज्ञान देने के लिए दूसरे हाथ में एक मशाल ले रखी है जिससे वो लोगों को ज्ञान दे रही है। अब प्रतिमा जो है वो एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है और दूसरे में अधिकारों का एक घोषणा पत्र है, ये ध्यान रखिए। अब प्रतिमा के सामने जो बिखरे हुए ध्वंसावशेष हैं, टुकड़े पड़े हुए हैं, वो टुकड़े जो हैं वो निरंकुश संस्थान जो था, उस निरंकुश जो संस्थान थे उनके ध्वस्त होने के टुकड़े हैं, यानी कि जो जितने भी गंदे गंदे लोग थे जिन्होंने उन लोगों के ऊपर अत्याचार किया होगा, वो अत्याचारी सारे लोग मर चुके हैं, उनकी जितनी संस्थाएं थी, जितने उनके कार्यालय थे वो सब टूट चुके हैं। ऐसी कल्पना इसमें फ्रेडरिक सरियू ने की है और वो सब नीचे बिखरे हुए हैं। और अब सब जो लोग हैं वो यूरोप और अमेरिका के, वो खुशी से स्वतंत्रता की देवी के सामने खड़े हुए हैं और उनसे ज्ञान ले रहे हैं। तो इस प्रकार का रोचक सा चित्र बनाया था फ्रेडरिक सरियू ने, 4 चित्र थे इसमें, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रह भी गया होगा कि कब बनाया था, 1848 में। कलाकार का क्या नाम था, फ्रेडरिक सरियू। कितने चित्र थे, 4। और उसमें किस प्रकार के गणतंत्र, किस प्रकार के समाज का उसने सपना देखा था, तो ऐसा समाज जो जनतांत्रिक हो और सामाजिक हो। और इस श्रृंखला में जो पहला चित्र है उसमें कहाँ के लोग हैं, यूरोप और अमेरिका के। इसमें किस उम्र के लोग हैं, तो सभी उम्र के हैं और सभी वर्गों के हैं। क्या इसमें स्त्रियां शामिल है, तो हाँ, इसमें स्त्रियां और पुरुष सभी शामिल हैं। और वो किस देवी की वंदना कर रहे हैं, तो वो स्वतंत्रता की देवी की वंदना कर रहे हैं। स्वतंत्रता की देवी की वंदना के हाथों में क्या क्या है, तो एक हाथ में मशाल है ज्ञान देने के लिए और दूसरे में अधिकारों का घोषणा पत्र है। और जो सामने टुकड़े बिखरे हुए हैं वो टुकड़े काय के हैं, तो वो है निरंकुश जो संस्थान थे उनके ध्वस्त होने के, उनके मिट जाने के हैं। अब आगे कुछ और बात करते हैं। अगला जो बिंदु है अपना वो है 1889 में फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद के बारे में। तो जो राष्ट्रवाद की जो मुहिम शुरू हुई थी, जो राष्ट्रवाद सबसे पहले जो शुरू हुआ था, सबसे पहली बार जो उसकी अभिव्यक्ति हुई थी वो हुई थी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। फ्रांस में क्रांति हुई थी, उस क्रांति के साथ ही लोगों के अंदर राष्ट्र और राष्ट्रवाद की भावना शुरू हो चुकी थी। वो राष्ट्र यानी कि अपना देश बनाने के लिए निकल पड़े थे, अलग अलग जगह आंदोलन करने लगे थे। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे संप्रभुता या प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में चली गई थी। यानी कि फ्रांस में क्रांति होती है। अपन ने कक्षा 9 की पुस्तक पढ़ी हो तो उसके अध्याय जो 1 है उसमें ये सारी घटना है, कैसे लोग गए थे और बस्तिल के किले को उन्होंने तोड़ दिया था। तो उस समय क्या होता है कि जो राजा था, एक राजा राज करता था फ्रांस में, तो इन्होंने वो राजा वाला सिस्टम पूरा हटा दिया और इन्होंने ये तय किया कि जो राजा है उसको अब हम चुनेंगे। यानी कि अभी जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, ऐसे ही हमारे राजा को हम चुनेंगे और अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो हम उसे हटाकर दूसरा राजा चुनेंगे। यानी कि एक तरह से ये प्रजातंत्र की ओर चल पड़े थे। वही जो अब्राहम लिंकन की परिभाषा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, इस प्रकार की जो परिभाषा है उसकी ओर फ्रांस के लोग चल पड़े थे। अब आगे था कि क्रांति ने घोषणा की थी कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन किया जाएगा और उसकी नियति तय करेंगे कि हमारा देश कैसे चलेगा, अब ये हम तय करेंगे, न कि कोई राजा तय करेगा। तो ये फ्रांस के लोगों का विचार था। यहीं से राष्ट्रवाद शुरू हुआ। यानी कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कहां से होती है, फ्रांस की क्रांति से, 1789 से। आगे
19वीं जो सदी है के दौरान राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, किस प्रकार से राष्ट्रवाद चल रहा था। तो एक ऐसी ताकत बनकर यह राष्ट्रवाद उस समय उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन लाया। ये जो राष्ट्रवाद के आंदोलन शुरू हुए, इन्होंने वहां के लोगों की पूरी सोच ही बदल दी। आपको जानकारी हो तो जो वहां के जो लोग हैं वो उस समय तक बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहे थे। अब जो कुछ उनमें से पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने उनको समझाया कि नहीं, हम हमेशा ऐसे नहीं रह सकते हैं, हम ये बदलाव ला सकते हैं, हम जो हमारा राजा है उसे भी हटा सकते हैं और हम ऐसा कोई शासक बना सकते हैं जो हमारी मर्जी से चले। तो पहले जब ये बात सामने आई होगी लोगों के, तो लोगों का कुछ अचंभा भी हुआ होगा कि हम राजा को कैसे हटा सकते हैं, वो तो राजा है, बहुत ताकतवर है, उसके पास सैनिक है। लेकिन धीरे धीरे ये विचार क्या है, लोगों के दिमाग में आने लगा कि सब कुछ बदला जा सकता है, जो भी दुनिया में उसे हम हटा सकते हैं। और इसी तरह कुछ लोगों ने उनको और मोटिवेट किया, तो वो राजा के विरुद्ध खड़े हो गए और फिर उन्होंने छोटे छोटे आंदोलन किए, राजाओं की बातें मानने से इनकार करते गए और आगे चलकर ये जो छोटे छोटे आंदोलन थे, इन्होंने एक बहुत बड़े विशाल राष्ट्रवादी आंदोलन का रूप ले लिया। आगे क्या होता है, इन परिवर्तनों से जो यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य के जो थे वो सारे साम्राज्य हट गए और उनके स्थान पर जगह जगह पर राष्ट्र राज्य बनने लगे। राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासक बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में से एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावनाएं थी। सबका एक जैसा जो इतिहास था, उनके जो अपनी अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियां रही थी, सबको सजो जाने लगा और इस तरह से सब लोगों के अंदर राष्ट्र देश बनाने की एक जो पहल है वो शुरू हो गई। सब लोगों ने उसके ऊपर मिलकर काम करना शुरू किया। अब जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है वो है कि राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या था। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या था, वो जो प्रश्न बनता है उसका उत्तर हमने सामने कुछ 3-4 बिंदुओं में रखने की कोशिश की है। यही इसका सार है। एक एक बिंदु की चर्चा करते हैं। राष्ट्र यानी कि वो अपना देश बनाने की सोच जो उनके अंदर आई थी कि हम हमेशा राजा के यहाँ नहीं रहेंगे या राजा के राज में नहीं जिएंगे, हम तो ऐसा शासक बनाना चाहते हैं जो हमारी मर्जी से चले या हमारे हितों में फैसला ले। जो उसका जो विचार है उसका क्या कारण था, तो पहला जो बिंदु आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वो था निरंकुश शासन व्यवस्था। उस समय के जो शासक थे वो बिल्कुल निरंकुश थे, वो सारे के सारे काम अपने हिसाब से करते थे। निरंकुश शब्द का अर्थ अपने शुरू में ही पढ़ा है। निरंकुश माने ऐसा शासक जो जिसके ऊपर किसी का नियंत्रण ना हो, यानी कि उसकी मर्जी पड़े वो जितना कर ले। यानी कि कभी कभी राजा जो है उसका किसी बेटे बेटी की शादी करता तो शादी में जितना खर्चा होता वो अपनी प्रजा से उसका कर्जा लेता। कहीं राजा घूमने जा रहा है या राजा का परिवार कहीं घूमने जा रहा है तो उसके लिए भी वो टैक्स किससे लेता था, पैसे किससे लेता था, जनता से लेता था। राजा के राज दरबार में जितने अतिथि आएंगे या राजा का पूरा जो खर्चा है साल भर का, वो सब सारे खर्चा जो है वो कहाँ से आता था, जनता से। यानी कि कुल मिलाकर राजा के ऊपर किसी का नियंत्रण ही नहीं था। राजा सारी की सारी बातें अपनी मन मर्जी की करता था। तो इससे लोग बहुत परेशान थे और उन्होंने राजा को हटाने की सोची। जो राजा की व्यवस्था थी जिसके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था, उसे कहते हैं निरंकुश शासन व्यवस्था। लोगों ने इस व्यवस्था को उखाड़कर फेंकने के लिए, हटाने के लिए सभी एक साथ एकजुट हुए और अंततः वो राजा को भगाने में कामयाब रहे। आपने फ्रांस की क्रांति पढ़ी हो तो उसमें जो राजा है बुर्बो राजवंश का, लुई 16वां कुछ ऐसा नाम है उसका, तो उसको हटा देते हैं, बाद में उसको फांसी भी दे देते हैं वो। आगे उदारवादी विचारों का प्रसार। उदार मतलब वैसे तो नर्म होता है, तो इस प्रकार के जो विचार थे, जो देश बनाने के जो विचार लेकर लोग आए थे, उन विचारों का बहुत प्रसार हुआ। जैसे आप उदारवाद शब्द कोई पढ़ लीजिए, ये जो है वो अंग्रेजी का कोई लैटिन शब्द है लिबरलिज्म, उस शब्द से बनता है जो लिबर से बना है और उसका अर्थ ही ये होता है आजाद होना। तो उस विचार ने भी लोगों को बहुत प्रभावित किया। उदारवाद का विचार लोगों के अंदर आता गया। आगे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो उस समय की सबसे बड़ी देन है। उन लोगों के बीच जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने वहाँ के स्थानीय लोगों को बताया कि हम जैसे रह रहे हैं वैसे हम इस व्यवस्था को बदल सकते हैं। यानी कि हम ऐसा समय लेकर आ सकते हैं जिसमें हम सब अपनी अपनी मर्जी का काम कर सके और तुम जो काम करोगे उसका पैसा तुम्हें मिलेगा। ऐसी भी कोई व्यवस्था हम बना सकते हैं, क्योंकि पहले जो लोग काम करते थे उसका पैसा सारा राजा के पास जाता था। तो उन्होंने कहा कि हम इस स्थिति को बदल सकते हैं। आगे जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे इस राष्ट्रवाद के उदय में लगती है वो है चौथा बिंदु, शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका। उस समय जो पढ़े लिखे लोग थे, जो ना तो उच्च घरों से आते थे और न ज़्यादा नीची पृष्ठभूमि के थे, तो उन लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने अपना अलग से एक वर्ग बनाया जिसमें शिक्षक, उद्योगपति, डॉक्टर, व्यापारी, जो जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने अपना एक गुट बनाया मध्यम वर्ग के नाम से। पढ़ा लिखा जो वर्ग सामने आया, उस वर्ग में
और उन लोगों ने बाकी जितने लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे या जो थोड़ी कम जो इस बारे में जानते थे, हमेशा से ही राजा के यहाँ काम कर रहे थे, उन लोगों को समझाया कि तुम जो ये जीवन जी रहे हो ये सही नहीं है और तुम कब तक राजा के यहाँ पर ये काम करोगे, तुम्हें जो ये व्यवस्था ये बदलनी चाहिए और तुम सब लोग हमारा साथ दो, हम सब मिलकर राजा को भगाएंगे और अपनी मनमर्जी का राजा बनाएंगे। तो ये सोच किसने विकसित की? शिक्षित मध्यम वर्ग ने, जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने। तो राष्ट्रवाद के देखिए कितने कारण थे, 4 कारण थे प्रमुखता से आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला, निरंकुश शासन व्यवस्था। दूसरा, उदारवादी विचारों का प्रसार यानी कि फैलना। तीसरा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा। और चौथा, शिक्षित मध्यम वर्ग। तो ये बातें आपके समझ में आई होगी। अब एक और बिंदु पर चर्चा करते हैं, वो बिंदु है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवाद शुरू कैसे हुआ? तो इसकी एक लाइन लिखी हुई है स्क्रीन पर, पढ़िए। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, सांस्कृतिक परंपरा आदि का समान होना जरूरी है और राष्ट्र बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी पहचान एक जैसी हो। जैसे हम सब हैं, चाहे कश्मीर का हो, चाहे कन्याकुमारी का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे असम अरुणाचल प्रदेश का हो, किसी से भी पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का हूँ, भारत माता की जय। ये हमारे सबकी एक सामूहिक पहचान है। आप कश्मीर में जाइए तो भी तिरंगा झंडा वही है, कन्याकुमारी में भी वही है, गुजरात में भी वही है, अटक कटक सब जगह पर वही है, दिल्ली मुंबई में। तो ये हमारी एक सांस्कृतिक पहचान है और इस प्रकार की जो सामूहिक पहचान है या हमारी जो परंपराएं हैं, भारत हालांकि विविधताओं का देश है, यहाँ कई प्रकार की बोलियां हैं, फिर भी अनेकता में एकता भारत में है। तो इस प्रकार कोई भी जो क्षेत्र है अगर वो देश बनना चाहे तो उसकी संख्या उतनी हो और उसका क्षेत्रफल जितना निर्धारित है उतना हो और उनकी पहचान एक जैसी हो। तो यूरोप में भी ये चीजें शुरू हो चुकी थी। यूरोप में तो क्या था कि अलग अलग प्रकार का समाज रहता था और वो अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते थे। जैसे यहाँ जो एक दिया गया है वो है हैब्सबर्ग साम्राज्य। अब हैब्सबर्ग साम्राज्य में आप देखो तो जो राज्य हैं वो जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि अलग अलग भाषाएं बोलते थे। अगर आपने अपनी जो पुस्तक है वो पढ़ी हो, उसके शायद पेज नंबर 8 जहां तक कि मैं सही ध्यान कर पा रहा हूं, उस पर आप पढ़िएगा। वहां लिखा है कि जो बहेमिया राज्य था वहां जर्मनी भाषा बोलते थे, जो हंगरी राज्य था वहां मेंग्यार भाषा बोलते थे, जो गिलिसिया राज्य था वहां पोलिश भाषा बोलते थे और लैम्बार्डी था, वेनेशिया जैसे क्षेत्रों में तो इतालवी बोलते थे। यानी कि वहां भाषा बोलने के आधार पर बहुत सारी विविधताएं थी। अपने भारत में देख लीजिए, कुछ पंजाबी बोलते हैं, कुछ बंगाली बोलते हैं, कुछ गुजराती बोलते हैं, कुछ जो है इधर दक्षिण में जाओगे तो तमिल तेलुगु बोलते हैं, सबकी अलग अलग है। तो इस प्रकार यूरोप में जो राष्ट्रवाद का निर्माण होना था उसके लिए एक सामूहिक पहचान की जरूरत थी, एक जैसे भावों की जरूरत थी। आगे अगले जो इसमें प्रकरण में हम चर्चा करते हैं अब यूरोपीय समाज की संरचना के बारे में। संरचना के बारे में आसान सी 2 बातें ध्यान रखना है बस, कि उस समय का जो समाज था वो एक जैसा नहीं था। उसमें 2 भागों में उसको बांट रखा था। एक कुलीन वर्ग, पैसे वाले उच्च वर्ग के लोग, और दूसरे जो निम्न वर्ग के लोग थे वो खेती बाड़ी करने वाले लोग थे। जो उच्च वर्ग या कुलीन वर्ग के लोग थे वो बहुत कम संख्या में थे और उच्च वर्ग तथा जो वर्ग के जो लोग थे उनका वर्चस्व रहा करता था और उनके पास कई सारी जमीनें थी और वो बड़े बड़े खेतों के मालिक थे। इनके पास लगभग सारे के सारे अधिकार थे। किन लोगों के पास? उच्च वर्ग के लोगों के पास। आगे देखिए निम्न वर्ग के लोग, तो निम्न वर्ग के जो लोग हुआ करते थे ये जो है ये इनके पास जमीनें कम थी इन लोगों के पास, और अगर जमीनें नहीं थी तो ये जमीनें किराए पर लेते थे, उस पर खेती करते थे और इनके पास कोई विशेष अधिकार नहीं थे उतने। यानी कि यूरोपीय समाज जो है वो असमान रूप से बटा हुआ था। 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग सामने आता है जिसकी हमने चर्चा करी। जो यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ है, उदय के कारण क्या थे, उसमें जो चौथा बिंदु पड़ा अपन ने नया शिक्षित वर्ग सामने आया। तो यहाँ वो नया जो मध्यम वर्ग था उसकी बात करते हैं। देखिए आप स्क्रीन पर, इसमें सभी पढ़े लिखे लोग थे, जैसे शिक्षक हुआ, डॉक्टर हुआ, उद्योगपति हुआ, व्यवसायी, व्यापारी हुआ आदि पढ़े लिखे लोग होने के नाते उन्होंने एक समान कानून की मांग की, यानी कि उदारवादी राष्ट्रवाद। एक समान कानून यानी कि उदारवादी राष्ट्रवाद जैसी बात की। उन्होंने कहा कि चाहे किसी के पास खेत है या नहीं है, कोई पैसे वाला है, कोई गरीब है, लेकिन कानून नियम सबके लिए एक होने चाहिए। यानी कि राजा के लिए भी वही नियम होने चाहिए जो प्रजा के लिए हैं, यानी कि कोई बड़ा कोई छोटा नहीं हो, इस प्रकार के नियम तय किए जाएं। आगे और देखिए उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है। तो इसमें उदारवादी राष्ट्रवाद के जो चलते राष्ट्रवाद का जो विचार है वो सब जगह फैलने लगा। राष्ट्रवाद मतलब अब तक आप समझ ही गए होंगे, एक देश बनाने की मांग। राष्ट्रवाद का मतलब है एक जैसी पहचान हो, एक जैसे धर्म के लोग, ये सब जब एक जगह रहते हैं और सामूहिक पहचान के लिए अब बात करते हैं, वो होता है राष्ट्रवाद।
इसी वजह से फ्रांस की क्रांति हुई थी 1790 में। तो इससे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण चीजों तथा पूंजियों के आगमन पर था उसे खत्म कर दिया गया, लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच का नियंत्रण यानी कि सीमा शुल्क खत्म नहीं किया गया था। ये बात जो है जोल्वे राइन की ओर जा रही है। मतलब एक राज्य के अंदर, जैसे कि मान लीजिए अपना मध्य प्रदेश या अपना राजस्थान है, उस राज्य के अंदर जितने भी टैक्स लगेंगे, यानी कि आपको इंदौर से भोपाल जाने के लिए, उज्जैन जाने के लिए जो टैक्स देना पड़ता होगा वो टैक्स खत्म कर दिया गया। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश से राजस्थान में जाएंगे या राजस्थान से मध्य प्रदेश में आएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब वो खत्म नहीं कर पाए थे, इसके लिए इन्होंने एक संगठन बनाया था जो अंतरराज्यीय जो टैक्स होते हैं उनको खत्म करने के लिए, और उस संगठन का नाम था जोल्वे राइन। जोल्वे राइन के बारे में हम अगली स्लाइड में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें जितने भी शुल्क अवरोध थे उन सारे के सारों को समाप्त कर दिया गया। और हाँ, एक बात और देखिए कि उस समय जो मुद्रा चलती थी, सिक्के चलते थे, पैसे चलते थे, वो 30 से अधिक प्रकार के चलते थे, तो लोगों के लेन देन में समस्याएं आती थी। तो उस समय ये सारी जो प्रकार की मुद्राएं थी इनको समाप्त कर दिया गया और केवल 2 प्रकार की मुद्राएं रखी गई। 2 प्रकार की मुद्राएं कौन कौन सी रखी गई थी? तो वो 2 प्रकार की मुद्राएं ही उस समय रखी गई थी। आगे देखना, नेपोलियन के समय केवल पुरुषों के पास धन है, जिन पुरुषों के पास धन था वही वोट दे सकते थे। इस प्रकार की भी कुछ प्रथा उसने शुरू कर दी थी नेपोलियन। तो एक और बात ये भी ध्यान रखना कि नेपोलियन ने किन लोगों को वोट देने का अधिकार दिया था। तो ऐसे लोगों को वोट देने का अधिकार दिया था जिनके पास पैसे हैं, धन है, और वो केवल पुरुष होने चाहिए, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। आगे एक और देखिए जोल्वे राइन क्या था, अभी चर्चा कर रहे थे अपन। जोल्वे राइन एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रशा की पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोध जो थे उनको समाप्त कर दिया गया। यहाँ नोटिस करना, राज्यों के बीच के शुल्क अवरोध समाप्त किए हैं, यानी कि अब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाओगे तो भी आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। और मुद्राओं की संख्या जो है वो 2 निर्धारित कर दी थी, जो पहले 20 या 30 से अधिक हुआ करती थी। आगे देखना, उदारवादी राष्ट्रवाद के बारे में कुछ बातें अपन जान लेते हैं, फिर इस भाग को समाप्त करेंगे और आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखिए, उदारवादी राष्ट्रवाद यानी कि उदारवाद शब्द जो है वो लिबरलिज्म जो लातिन शब्द है, लैटिन शब्द, उससे बना है, और उसका जो मूल शब्द है लिबर, लिबर का अर्थ होता है आजाद होना। तो आप ये दोनों शब्द ध्यान रखिए, लिबर का अर्थ होता है आजाद होना। फ्रांस में नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष समानता। उदारवाद मतलब उनका यही मतलब था। उदारवादी लोग चाहते थे कि सहमति से बनी सरकार हो, यानी कि ऐसी सरकार हो जो लोगों की बातें सुने, जिसमें सभी की सहमति हो, कोई एक व्यक्ति अपनी मन मर्जी ना करे। जब एक व्यक्ति अपनी मन मर्जी करता है तो उसे निरंकुशवादी सरकार कहते हैं। संविधान और संसदीय सरकार के पक्षधर थे, यानी कि ये लोग मानते थे कि हमारा एक संविधान हो, एक नियम व्यवस्था हो, और उसमें सारे नियम तय कर दिए जाए कि किस जो व्यक्ति है, कोई सारे व्यक्तियों के लिए एक जैसे नियम रहेंगे। अब कोई व्यक्ति उन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए सजाएं भी एक जैसी ही होनी चाहिए। और हमारी एक संसद हो जिसे हम वोट देकर चुने, और सारे लोग संसद में जाकर बैठकर हमारे लिए नियम बनाए। जैसे अपने देश में होता है, चुनाव होता है अभी लोकसभा के, हम सबने वोट दिए, उसमें से सांसद चुने, अब वो सारे सांसद कहाँ गए? संसद में, और संसद में बैठकर वो देश के लिए नियम बनाते हैं। आगे एक और बात जो इसमें थी वो थी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देना। और आगे था उदारवादी प्रजातंत्र का जो पहला राजनीतिक प्रयोग था। अति महत्वपूर्ण बात है ये, उदारवादी राजतंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये फ्रांस में हुआ था। अब एक और बात यहाँ आती है, नेपोलियन के प्रशासनिक कदम, तो उसने 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया था। अब बाद में जब ये हार भी गया था ना नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में, तब सारी चीजें बदल दी गई थी, लेकिन ये चीज नहीं बदली थी, क्योंकि इस चीज से जो नेपोलियन के जो दुश्मन थे वो भी खुश थे कि चलो उसने इतना बढ़िया काम किया कि 39 राज्यों को मिलाकर एक यूनाइटेड एक संघ बना दिया था। एक शब्द जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है वो है एले। एले का मतलब होता है कपड़े मापने का कोई पैमाना हुआ करता है। तो आप ये भी ध्यान रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। एले क्या है? तो कपड़े मापने का यंत्र। अब छोटी छोटी 2 व्यक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति है अंसर्ट रेने। अंसर्ट रेने के बारे में क्या अपन को याद रखना है जो परीक्षा वाला पूछ सकता है? तो पहली बात, 1882 में इसने सोबोर्न विश्वविद्यालय में भाषण दिया था। ये भाषण किस बात पर था? तो ये भाषण राष्ट्रवाद पर था। यानी कि 1882 में रेनन का एक भाषण आता है राष्ट्रवाद पर। किस जगह दिया गया था? तो सोबोर्न विश्वविद्यालय में। ये जो भाषण था इसका शीर्षक क्या था, टाइटल क्या था? तो इसका शीर्षक था राष्ट्र क्या है। इस भाषण में रेनन ने लोगों के इस विचार की आलोचना की थी कि समान राष्ट्र जो है वो समान भाषा,
नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। इस बात की आलोचना की थी, किसने की थी? रेनन ने। और यहाँ अति महत्वपूर्ण जो बात है वो है, रेनन ने राष्ट्रवाद को सामाजिक पूंजी कहा है, जो राष्ट्रीय विचार पर आधारित है। रेनन ने राष्ट्रवाद को क्या कहा है? सामाजिक पूंजी, आर्थिक पूंजी, राजनीतिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी। तो सही उत्तर लगाना है सामाजिक पूंजी, जो किस पर आधारित थी? जो थी राष्ट्रीय विचार पर आधारित। ये अति महत्वपूर्ण अंडरलाइन किए हुए प्रश्न है, आपको जरूर जरूर ध्यान रखने हैं। अगला देखिए, रेनन के अनुसार विश्व में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता है तो उस समय स्वतंत्रता गायब हो जाती है। यानी कि एक कानून हो और केवल उसका एक ही मालिक हो तो स्वतंत्रता गायब हो जाएगी। यानी कि कानून अगर ज़्यादा हैं तो उसके जो मालिक हैं, व्यक्ति हैं, वो अलग अलग रहने चाहिए। इस प्रकार का इसका कोई विचार रहा होगा। तो रेनन के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है? कब भाषण दिया? 1882 में। कहाँ दिया? सोर्बोन विश्वविद्यालय में। किस पर भाषण दिया था? राष्ट्रवाद पर। उसका नाम क्या था? शीर्षक क्या था? राष्ट्र क्या है? और इसमें इसने राष्ट्र को क्या कहा है? सामाजिक पूंजी कहा है। अंतिम व्यक्ति पढ़ लीजिए आज का, वो है एंड्रियास रेबमान। एंड्रियास रेबमान जो है, इन्होंने 1798 में एक जर्मन पंचांग का मुख्य पृष्ठ बनाया था। कब बनाया था? 1798 में। क्या बनाया था? जर्मन पंचांग का मुख्य पृष्ठ बनाया था। अब फ्रेंच बस्तिल का जो किला है, जो फ्रांसीसी क्रांति के समय सबसे पहले तोड़ा गया था, ये जर्मन प्रांत केसेल में निरंकुश शासक के गढ़ के रूप में चित्रित था। जो फ्रेंच बस्तिल किला है वो कहाँ था? जर्मन प्रांत में। जो जर्मन प्रांत है केसेल, उस केसेल में था और इसे निरंकुश शासक के गढ़ के रूप में चित्रित किया है इसने, इस व्यक्ति ने, रेबमान ने। रेबमान एक पत्रकार था जो मेंज नामक शहर में रहता था और वो जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य भी था। रेबमान ने जर्मन पंचांग में कौन सा नारा दिया था? तो ये अति महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रख के जाइए। रेबमान का नारा था, लोगों को अपनी आज़ादी, अपनी जो आज़ादी है वो मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। ये विचार किसका था? एंड्रियास रेबमान का। अति महत्वपूर्ण, ध्यान रखिए। और एक और बात ध्यान रखिए कि वो पत्रकार था। आगे एक और देख लिए, एक व्यक्ति और दिया गया है, वो है कार्ल कैस्पर फिट्ज। ये जर्मन चित्रकार था और इसने जो चित्र बनाए थे उसका विषय था जर्मन सेनाओं द्वारा ज़्वेब्रेकन पर कब्जा करना। तो ये कैसा लगा आपको वीडियो? इसमें अपन ने कुछ बातों के ऊपर विस्तार से चर्चा की है और इसका जो भाग 2 आएगा उसमें शेष जो पार्ट हैं उस सारे उसके नोट्स और उसके संबंधित जो प्रश्न हैं वो उसमें डाल दिए जाएंगे, उसमें वीडियो में बनाकर उसको प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अगर आपको ये अभी तक की जो जानकारी है अगर ये अच्छी लगी हो तो आप चैनल से परमानेंट जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी बंधुओं, भगिनियों, बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।